अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर रेनम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जिंजिबर ऑफिशनैलिस है। आज मैं आपको इस मेडिसिन के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम कहाँ इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। अदरक से बनी है और आप सब जानते हैं कि अदरक का हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल है। अदरक की चाय को डायरिया में इस्तेमाल किया जाता है, नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल किया जाता है, फूड पॉइजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जड़ी बूटी का टिंचर तैयार कर कर मुसाफिरों को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए और डायरिया से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और आज भी हमारे घरों में इस अदरक की चाय को बनाकर नज़ला ज़ुकाम और रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से जो हमारे पास इलामात आती हैं उनको दूर किया जाता है। बेसिकली सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो अदरक की चाय जो है वो नज़ला ज़ुकाम में एक जुशांदे का काम करती है और पेशेंट की इलामात को रफ़ा करती है। होम्योपैथिकली इस दवा का जो ख़ास असर है, इंतहाई स्ट्रॉन्गली जिस चीज़ के ऊपर ये असर रखती है या स्पेसिफिक एक्शन है इस दवा का, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं। अब उसमें हमारी ओसोफेगस भी आती है, हमारा मैदा भी आता है, हमारी आंतें भी आ जाती हैं, रेक्टम भी आ जाता है, मकद भी आ जाती है। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर, हमारे जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन के ऊपर, यानी पेशाब और अज़ाए तनासली की जो ख़राबियां हैं वो भी इस दवा में आती हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इस दवा में शामिल है। यानी ये दवा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ख़ास और नुमाया असर जो है वो रखती है। इसके अलावा इस दवा का ख़ास असर जो है जिगर के ऊपर भी है। लिहाजा हेपेटाइटिस C में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक या सेक्सुअली या रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से अगर कमज़ोरी पाई जा रही हो तो हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस दवा का इस्तेमाल आज भी, चाहे वो आप अदरक की चाय के हवाले से करें या आप होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से करें, इस दवा को नज़ला ज़ुकाम में या शुबे चश्म में, दमकशी में, बदहज़मी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो चीज़ फोकस करती है ये दवा वो है फूड पॉइजनिंग और डायरिया। अब कौन सी फूड पॉइजनिंग? वो फूड पॉइजनिंग जो कि गंदी या आलूदा ग़िज़ा के खाने से या गंदा और आलूदा पानी पीने के बाद पैदा हो। वो जो तरबूज खाने के बाद, मेलन, वाटरमेलन या खरबूजा खाने के बाद जो डायरिया होता है उसके बाद जो है इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि गर्मियों में पानी वाले फलों का इस्तेमाल करने के बाद अगर डायरिया हो तो हम आर्सेनिक को भी इस्तेमाल करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि गली सड़ी ग़िज़ा खाने के बाद अगर इसहाल हो या फूड पॉइजनिंग हो तो भी आर्सेनिक को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह आर्सेनिक के लेवल के ऊपर इस दवा का जो मेन फोकस है वो फूड पॉइजनिंग के ऊपर है कि गंदा पानी पीने से, गंदी खुराक खाने से, तरबूज खाने से या खरबूजा खाने से अगर इसहाल होते हैं, अगर फूड पॉइजनिंग की कंडीशन सामने आती है तो हम जिंजिबर को इस्तेमाल करते हैं। इस दवा में मैदे के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसका ख़ास असर ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, तो मैदे के हवाले से हमें बड़े स्ट्रॉन्ग सिम्टम मिलते हैं। डाइजेशन कमज़ोर होती है, तेज़ाबियत पाई जाती है और मैदे में इस तरह महसूस होता है कि जैसे कोई पत्थर का सा वज़न रखा गया हो। और मैदे की तमाम इलामात जो हैं वो ब्रेड खाने के बाद, यानी डबल रोटी वगैरह का या रोटी का इस्तेमाल करने के बाद और ख़ास तौर पर तरबूज या खरबूजा खाने के बाद उनमें इलामात में इजाफ़ा हो जाता है। फिर इस दवा में एस्तमा पाया जाता है और वो एस्तमा जिसमें सुबह के वक्त ज़्यादती होती है और मरीज़ जो है
اٹھ کر بیٹھتا ہے، لازمی طور پر اٹھ کر بیٹھتا ہے کہ اسے سانس نہیں آتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ دمہ کے اس کو دورے بھی پڑ رہے ہیں، دمہ کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، لیکن پیشنٹ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا انگزائٹی نہیں ہوتی۔ لہذا اگر یہاں تو دمہ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں نا، لیکن کسی بھی مرض میں مریض کی حالت جتنی بھی خراب ہے، اگر پیشنٹ کو کوئی انگزائٹی نہیں ہے، اس کے عمل سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی، وہ آپ کو پرسکون ہی مل رہا ہے اپنی تکلیف کے باوجود، تو وہاں اس دوا کا استعمال لازم ہو جاتا ہے۔ زنجبر جو ہے ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں مرض کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انگزائٹی نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر اس دوا میں مارننگ سکنس پائی جاتی ہے، اس دوا میں حلق میں کیرا گرنے کا مرض پایا جاتا ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں ہی آپ کو کہہ دیا کہ ریسپیریٹری سسٹم کے اوپر اس دوا کا خاص اثر ہے، لہذا وہ اپر ریسپیریٹری سسٹم ہے یا وہ لوور ریسپیریٹری سسٹم ہے، یعنی نزلہ زکام کے مسائل آ رہے ہیں، کیرا گرنے کے مسائل آ رہے ہیں، بلغم کے مسائل آ رہے ہیں، یا آپ کے لنگز کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، جیسے دمہ وغیرہ آ رہا ہے، برونکائی انوالو ہو رہی ہیں، تو وہاں پر اس دوا کا استعمال کامیابی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یورین کے حوالے سے اس میں سمٹمز ملتے ہیں ہمیں کہ پیشاب جو ہے لمبے عرصے کے لیے رک جاتا ہے، اور دوسری طرف یا پھر یہ ہمیں ملتا ہے کہ کڈنی کے جو فنکشنز ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لہذا اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو گردوں کے عوارض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ادرک کا استعمال نہ کریں۔ ادرک کا جو استعمال ہے وہ ان کے گردوں کو متاثر کر دے گا، ان کی تکلیف کو بڑھا دے گا، لہذا وہ ادرک کا استعمال نہ کریں۔ تو کلینکلی ہم اس دوا کو دو چیزوں کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں، ایک فوڈ پوائزننگ ہے۔ اب وہ فوڈ پوائزننگ خربوزے کھانے کے بعد یا تربوز کھانے کے بعد یا آلودہ خوراک کھانے کے بعد یا آلودہ پانی پینے کے بعد ہمارے سامنے آئے تو وہاں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نزلہ زکام میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، یہی یہ دوا ہے۔ کلینکلی اس دوا کا خاص استعمال جو ہے وہ ریسپیریٹری سسٹم کے حوالے سے اور فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ پوٹینسیز جو ہیں وہ آپ چاہیں تو مدر ٹنکچر استعمال کر لیجئے، آپ چاہیں تو اس کو 30 پوٹینسی میں یا 200 پوٹینسی میں استعمال کر لیجئے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس دوا کو گرم پانی میں ڈال کر قہوے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے جتنے بھی سمٹمز آ رہے ہیں نزلہ زکام کے حوالے سے، ڈائریا کے حوالے سے، ان میں افاقہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔